उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऊर्जा संरक्षण अपील का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और सीएम धामी का एक्शन, लेकिन जनता का रिएक्शन भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की अपील को गंभीरता के साथ लिया। सीएम धामी ने अपने आधिकारिक काफिले को 50% कम करने के साथ ही सरकारी बैठकों में वर्चुअल माध्यम को बढ़ावा देने और ऊर्जा बचाने के कड़े निर्देश दिए। शक नहीं है कि सरकार अपने स्तर पर काम जरूर कर रही है। पेट्रोल खर्च कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि देहरादून में जाम की वजह से हर दिन 40% से ज्यादा ईंधन खर्च हो रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो सरकार को चाहिए कुछ अल्टरनेटिव निकाले जाम के लिए, और वैसे ऑर्डिंग वाला फॉर्मूला भी ठीक है अगर सरकार उसको अपनाए। अभी धामी जी ने कहा तो है कि एक दिन सप्ताह में सबको गाड़ी कम यूज़ करनी चाहिए, अच्छा है वैसे, लेकिन एकदम से अभी क्राइसिस टाइप का लग रहा है। अभी मैं डोईवाला से आ रहा हूँ और 4 से 5 पेट्रोल पंप मुझे सारे बंद मिले। जहाँ तक इस बात का आपने जो जिक्र किया है, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहीं से देखें, यहाँ गुजरते हैं, अभी इस थोड़ी देर बाद यहाँ इतना जाम हो जाता है कि हम यहाँ से पार करने में, मतलब यहाँ से इस पुल को क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाता है। वहाँ पे ट्रैफिक लाइट भी काम नहीं करती है, कुछ करती है तो उनका टाइमिंग इतना है कि इंसान उस पर चला है, अपना इंजन ऑन कर रखा है, पेट्रोल फूक रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का विषय है। गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है हमारा वो थोड़ा अप्रूव बहुत दुरुस्त होना चाहिए, ताकि जैसे आप देख रहे होंगे देहरादून शहर के अंदर जाम काफ़ी जगह लग चुका है और सरकार खुद कह रही है कि पेट्रोल बचाइए। सरकार खुद कह रही है और उसके बाद भी जो है हवा में उड़ रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं बनी हुई जाम की। क्या कहेंगे, जो बच सकता है, मोदी जी की अपील जो है काम करे तो ये बच सकता है और कहीं और काम आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है। अगर हम बचपन में भी सुनते थे कि पेट्रोल बचाइए अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो मोदी सोच जब कह रहा है तो पब्लिक को भी सोच, अब पब्लिक सोचती है अच्छा जाम लगने वाला है, तेल महंगा होने वाला है, अरे फुल कर दे भाई, और फुल करवाते हैं, फुल उड़ा के चल रहे हैं यहाँ से। अच्छा। तो जो हमारा तेल मान लो 500 लीटर बिक रहा था वहाँ 1000 लीटर बिक रहा है। हाँ, ये हो रहा है। हाँ। जैसे दिक्कत आ रही है गैस की और पेट्रोल की, यही वजह है, यही वजह है। और बाहर से मुल्क से जो तेल आ रहा है ज़्यादा वजह उसकी नहीं है, मगर मिसयूज़ की वजह है। ऐसी अपील करी नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो अपील है कि आप सोना ना खरीदें, ये संभव ही नहीं है। कोई अगर कह देगा कि ये दिन नहीं है रात है, तो वो मतलब आंखें बंद करके तो उसको फॉलो नहीं करने लग जाएंगे ना। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से सम्मान करते हैं, हम खुद उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके इस बयान से हमारे पेट के ऊपर लात पड़ी है, तो हमने दर्द होना स्वाभाविक है। निमान कैमरामैन तिलक के साथ HNN न्यूज़ देहरादून। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर हो चुका है और सीएम मंत्रियों की जो फ्लीट है उससे 50% की कटौती की गई है। उत्तराखंड में हफ्ते में एक दिन अब नो व्हीकल डे भी होगा। सीएम की अपील पर जिलों के अधिकारी भी गंभीर हो चुके हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पेट्रोल कम खर्च करने की भी सभी से अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालन करें। ईंधन बचत को सीएम ने राष्ट्र हित में बताया है और अभिभावकों से भी अपील की कि स्कूल बसों को अब बढ़ावा दें। क्या सरकार की अपील का जनता पर असर होगा, ये भी एक अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो दूसरा सवाल ये है कि दून में बेकाबू जाम से 40% से अधिक ईंधन खर्च होता है। 10 मिनट के जाम में 60,000 लीटर ईंधन की बर्बादी हो रही है। दून की सड़कों पर दौड़ती 5 लाख गाड़ियों का अगर आकलन लगा लिया जाए तो राजधानी के कोने कोने में ट्रैफिक जाम की समस्या है। और 10 मिनट का आंकड़ा हमने आपको बता दिया कि 10 मिनट में कुल मिलाकर 60 लीटर पेट्रोल वेस्ट जाता है। तो सराफा कारोबारियों में भारी आक्रोश भी है, क्योंकि सोना चांदी की खरीद पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। कहा जा रहा है कि सोना 1 साल तक ना खरीदा जाए। अब सराफा कारोबारियों का कहना है कि ये तो सीधे सीधे हमारे व्यवसाय पर सवाल उठा दिया है। अब हमारी रोजी रोटी पर संकट क्यों पैदा किया जा रहा है? उत्तराखंड में अब इसको लेकर सराफा कारोबारियों में भी गुस्सा फूट पड़ा है। उनकी ओर से भी विभिन्न जिलों में प्रदर्शन शुरू होने लग गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी पेट्रोल कम खर्च करने की अपील की, साथ ही साथ 1 डे नो व्हीकल की भी अपील की है।
अब इसके जरिए कैसे राष्ट्रहित की बात की जा रही है, ये तो समझने वाला विषय है। आखिरकार राष्ट्र के प्रति योगदान देने के लिए क्या सभी एकजुट होंगे? प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर होगा, क्योंकि उत्तराखंड में काफी हद तक राजनीतिक पार्टियां इसका पालन करती हुई नजर आ रही हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। और पूरे देश भर की अगर बात कर ली जाए तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इसका असर खास देखने को मिल रहा है, जहां पर मंत्री अपनी पहल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पहल कर रहे हैं और उसके बाद वो जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी फ्लीट से 50% गाड़ियों की कटौती कर देना, इसके साथ कैबिनेट में हुई बैठक को लेकर भी उन्होंने 50% तक सरकारी कामों में यूज होने वाली गाड़ियों को ईवी व्हीकल्स में ट्रांसफर करने की बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए और इसी के जरिए ही एक ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। ऐसे में उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब प्रोत्साहित करना है लोगों को और लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। और इसी के चलते अब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहल शुरू कर दी है। तो देखिए, दून में बेकाबू जाम से 40% अधिक ईंधन खर्च हो रहा है। 10 मिनट में जाम में 60,000 लीटर ईंधन की खपत हो रही है। तो उत्तराखंड में आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की अपील का क्या कुछ असर हो रहा है, और जो जाम की समस्या प्रदेश में जगह जगह उत्पन्न हो रही है और उसमें खर्च होने वाला ईंधन आखिरकार ऊर्जा संरक्षण में कितना बड़ा संकट पैदा करेगा, इसका आकलन हमने लगाकर आपके सामने रख दिया। लेकिन इसके लिए सरकार कितनी जागरूक है और इस पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर आज हम भी खास चर्चा करने वाले हैं। सीधे खास पैनल से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। प्रभा बदूनी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वर्चुअली हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशीष सैनी है, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी, यूकेटी के प्रवक्ता है, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रभा जी आपसे। प्रभा जी, शायद प्रभा जी अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, कुछ ही समय में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन उससे पहले आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आशीष सैनी जी, मुख्यमंत्री धामी ने अपने काफिले की 50% गाड़ियों को कम कर दिया है, यानी कि पहल शुरू हो चुकी है, असर प्रदेश में दिखना शुरू हो चुका है। सरकार पहले पहल कर रही है, फिर जनता से अपील कर रही है। कांग्रेस कब इसमें योगदान देने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि हमें ये बताएं कि ऐसी आवश्यकता ही क्यों है। क्या देश में तेल संकट है? क्या विदेशी मुद्रा भंडार का संकट है? कमी आ रही है? तो इससे पहले जब हमने इनको कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से देखें, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमारा निर्यात और आयात, उसका अनुपात क्या है? अगर हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात उससे भी ज्यादा हो रहा है, तो क्या स्थिति है? ये स्थिति सामने लाई जानी चाहिए। एक कॉपी कैट की तरह है कि दिल्ली में एक आदेश जारी हुआ तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 2 गाड़ियां कम कर दी, 3 गाड़ियां कम कर दी। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानता। कभी भी मुर्दे के जो शेविंग कर लेने से उसका वजन नहीं घटता। तो इसलिए ये चीजें, इस तरह की बात करना, मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक इन बातों का है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल लॉजिक से बाहर बात कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में कितने उत्पादन है जो हम विदेशों में भेज रहे हैं, हमारी विदेशी मुद्रा कितनी आ रही है, और ऐसे कौन से सामान है जिनका हम आयात कर रहे हैं। उसमें पेट्रोल, डीजल और सोना निश्चित रूप से प्रमुख रूप से शामिल है। लेकिन उत्तराखंड की क्या स्थिति है ये मालूम तो चले, तभी तो। अभी आप बिना जानकारी के ही अगर इस तरह से दौड़ पड़ेंगे सब लोग, लेकिन आशीष तो जी, जो आशीष जी, लगते हैं। आशीष जी, यहाँ पर ये बात हो रही है कि मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त संकट गहरा रहा है, ये सिर्फ भारत पर नहीं गहरा रहा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये संकट का असर हो रहा है। अब धीरे धीरे करके पहले से ही अपने आप को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है वो धीरे धीरे करके समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी डिमांड्स उसी हिसाब से चल रही हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी पूरी तरीके से ठप पड़ा है। इसीलिए
कुछ चीजों में अपने हाथ कसने की अपील की जा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस भी इसमें बिल्कुल, सहयोग कर सकती है? नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अभी 10 दिन पहले ये कहा कि ना गैस की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। यानी 5 राज्यों के चुनाव थे, तो आपने इस महत्वपूर्ण जो फैक्टर है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, यानी आपने देश को धोखे में रखने का काम किया। और दूसरे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना कम खरीदो। भाई, सोना खरीदने के पैसे हैं किसके पास? आप कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल कम चलाओ, भाई वैसे ही कम चला रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, डॉलर। और जब आपने मुझे बताइए, जब पेट्रोल और डीजल के बात करते हैं, जब क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय दाम दरों पर कम हुए, तो क्या आपने देश को उसका लाभ दिया? कांग्रेस पार्टी से आप अपेक्षा इसलिए मत करिए क्योंकि हम तो पहले ही वित्त करते हैं। पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पिछले 40-50 साल से लगातार लोगों से अपील करती है कि गैस का उपयोग कम से कम करें, गैस बचाएं, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, राष्ट्र हित में बचाएं। ये तो हम 40 साल से बोल रहे हैं, 50 साल से ना हो गई, ज्यादा लंबा समय ना हो गया हो। लेकिन कभी भी देश के नागरिक किसी भी चीज का जो उनको खरीद कर मिल रही है उसको उपयोग कैसे बढ़ाएंगे? आप ये देखिए, बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन सब का मुख्य कारण क्या है? इन सब का मुख्य कारण तो यही है कि आप जब आयात बढ़ाएंगे और निर्यात घटाएंगे, तो निर्यात बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री जी की। 2016 की नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी की जो त्रासदी आई, देश के 3 लाख से अधिक उद्योग समाप्त हो गए, बंद हो ठीक गए। है। तो अगर हम निर्यात कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब कुछ मंगा ही रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से इस पे कंट्रोल करना चाहिए। और प्रधानमंत्री को भी देश के नाम संदेश देने के, उसमें टीवी पर आकर बोलने के बजाय, यदि वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर बोल देते कि हाँ, ये समस्या आ रही है और इसका ये समाधान हमें मिला है, हम इस समाधान पर काम कर रहे हैं, तो हम मान लेते। अब बीजेपी क्यों करती है? सोना खरीदने के पैसे तो बीजेपी वालों के पास भी नहीं है, कोई नहीं खरीद रहा। वास्तव में मार्केट में मंदी आई हुई है, लेकिन ये बात कहकर उन्होंने जो लोग थोड़ी बहुत बचत करके अपने परिवार के लिए खरीद फरोख्त कर पा रहे थे, अब उस पर भी आपने जो सुनार जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारी ज्वेलरी की दुकानें हैं, उस कारोबार पर डंडा मारने का काम किया, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। आपको अगर आयात कम करना है तो आप गोल्ड की इंपोर्ट पर बैन लगा दीजिए, बात खत्म करिए। हम जो स्थानीय रूप से जो उत्पादन कर रहे हैं, हम उस गोल्ड से ज्वेलरी बना के अपने बच्चों की शादी में लगा देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक पैनिक क्रिएट करना, एक माहौल बनाना, ये बीजेपी के लिए बहुत गलत है। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने लगातार 2-2.5 महीने देश को अंधेरे में रखने का काम किया। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आती हूँ आपके पास। अंकेश जी, क्या लगता है कि आपको कि ऊर्जा बचत से ऐसे जो मुद्दे हैं, और वो भी इस संवेदनशील समय में, राजनीति करना सही है या फिर हमें भी सहयोग करने की जरूरत है? निश्चित जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि राजनीति कर कौन रहा है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है कि राजनीति कर कौन रहा है। और यदि राजनीति करने में सत्ता पक्ष ही इस तरह मशगूल हो, तो विपक्ष तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। जब 5 राज्यों का चुनाव चला था, उस दौरान आपने देश को अंधकार में रखा, और देश को अंधकार में रखने के बावजूद जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की खुले मंच से, और उसके बाद आपने देखा रैलियां किस प्रकार से हुई, देश को संबोधित करने के बाद अपनी बातों का ये धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई गई, तो ये तमाम देखने वाली बात है। और इस देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है कि ये लोग वो लोग हैं जो काम कम और शोर ज़्यादा करते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं, और प्रचार के रूप में इस देश और प्रदेश की जो संसाधन इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, जिस तरह से तहस नहस कर दिए, वो आज दिख रहा है कि देश की जो आर्थिक स्थिति किस कदर जो है कमज़ोर हो चुकी है और किस कदर से जो है डगमगाने के कगार पर आ चुकी है। आज हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है पूरे, आप देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि हम ईस्ट में जो अभी चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है जी, उसके कारण जो प्रभाव की आप बात करें, तो अन्य कंट्री पर क्यों नहीं प्रभाव आ रहे हो? जापान की आप देखिए, उसके इतर आप चाइना की आप देखिए किस प्रकार से गति। सबसे बड़ी बात तो चाइना की हम बात करेंगे, हम कंपेयर करें तो चाइना किस प्रकार से जो है लगातार तेज गति से विकास कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ये समझनी पड़ेगी, आखिर हमारे पे ही क्यों ये बर्डन आया है।
और नहीं जनता नहीं नहीं सबसे ये बड़ी बात ऐसा नहीं निशी है जी, कि सिर्फ मैं भारत पर ये संकट है। 40 और ऐसे देश हैं जिन पर ये संकट गहरा रहा है और उनके प्रधानमंत्री ने, उनके राष्ट्रपति ने अपने ही नागरिकों से अपील की है कि वो अगर ईंधन की खपत कम करेंगे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो अभी इस वक्त माहौल बना हुआ है वो तनावपूर्ण है, क्योंकि ना ही इंपोर्ट हो पा रहा है ना ही एक्सपोर्ट हो पा रहा है। जितने रिसोर्सेज हैं इस वक्त भारत में या फिर उनके देशों में, उनका इस्तेमाल करें। निशी जी देखिए, मैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे देश में आई है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है यहाँ पे मेक इन इंडिया जैसा एक नारा दिया, तो क्या हमने क्या हमने इन 12 सालों में क्या प्राप्त किया, पहले तो ये भी पता चलना चाहिए। और हमें क्यों आवश्यकता अपना जो है इंपोर्ट करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही, भारी चीज़ों पर हम क्यों ज़्यादा अपने पर निर्भर, इस पूरा देश जो आज भारत जो है भारी सामान पर ज़्यादा निर्भर है, बजाय कि हमारे यहाँ क्या बन रहा है, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया। एमएसएमई को हमने खत्म कर दिया, आज पूरी कमर तोड़ दी। यहाँ तक कि जो अब हमारे जो ज्वेलरी जो मेकिंग वाले हैं, आप उनके परिवार पे आर्थिकी का जो बोझ जिस प्रकार से आएगा वो कौन देखेगा उस चीज़ को, आप देखिए ना, ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की, तो पहले प्रधानमंत्री जी ने जो है क्यों नहीं इन तमाम चीज़ों का एक डिटेल करके या एनालिसिस करके, या इस प्रकार से जो आपने पिछले 2-3 महीने से आप लगातार पूरे देश में, पूरे 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त रहे, और उसके बाद जाकर के आप जब चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आपके पक्ष में आ गए, और उसके बाद आपने जो है देश की जनता को देशभक्ति आखिरकार देश की जनता ही क्यों देशभक्ति का परिणाम दें, क्यों देशभक्ति दिखाए अपनी, आप भी तो दिखा सकते हैं। आप छोड़िए अपनी जितनी आपको मिल रही है सैलरी, छोड़िए सांसदों को बोलिए, आप वो अपनी सरकारी जो आपको मिल रहा है वो सब छोड़िए, विधायकों को बोलिए, आप कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये नियम जनता के लिए लाने ही थे, ये अपील करनी ही थी, तो एक नीति होती तो बात कुछ और होती। कुछ उस तरीके से आप कहना चाहिए कि समाधान पहले खोजा जाता, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते और उसके बाद इस अपील को लाया जाता, तो काफी हद तक लोगों को सहयोग होता। निशी जी इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, यदि हमारे प्रदेश की मैं बात करूँ, ये प्रदेश तो पर्वतीय प्रदेश, और यहाँ पे पर्वतों में आपको पता है पहले तो सड़कें नहीं है, दूसरी जो है संसाधन नहीं है, बहुत कम है। तो पहले हम लोग जो है खपत बहुत कम है उत्तराखंड में, और दूसरी बात उत्तराखंड के यहाँ पर जो खपत कम है, दूसरी बात जो मुख्यमंत्री और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं वो पहले देखें कि कब तक ये लोग फॉलो अप करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, और जो गणेश जोशी जी ने किया और उसमें भी फंस गए। अब स्कूटी जो है एक्सपायर डेट की चला रहे हैं, ना आपका पॉलिसी है ना आपकी कुछ है, और आप दिखावा कर रहे हैं, आपका दिखावा चल रहा है, आगे से 10 गाड़ियों का काफिला आपका चल रहा है और कैमरे वाले आगे चल रहे हैं और आप पीछे से स्कूटी का ड्रामा कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये देश की ये प्रदेश की जनता जान रही है, सब देख रहे हैं तुम्हारा क्या हाल है, तुमने क्या करा इन 25 वर्षों में, और पिछले 10 वर्षों में सत्ता से किस प्रकार से आप लूट रहे हैं। ठीक है राकेश मिश्रा जी, अभी हमने सभी पैनलिस्ट की बात समझी, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये ऊर्जा संरक्षण है या फिर सरकार की कोई मजबूरी? देखो इस पे कल भी चर्चा हुई थी, और कुछ विषयों को लेके हम उसको फिर से कहते हैं कि ये एक ज़बरदस्ती थोपा गया, ये अमेरिका और उनके मित्रों के द्वारा थोपा गया एक संकट है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद पड़ा है, हारमूज में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ फंसे हुए हैं, क्योंकि कोई वैकल्पिक मार्ग ना होने के कारण मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री से जो हमारे जहाज़ आते थे वो फंसे हुए हैं और नहीं आ पा रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि चाइना पे क्या इफेक्ट हुआ। हारमूज संकट के बाद, ईरान संकट के बाद चाइना जैसे देश में 20 से 22% पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए गए। ठीक है, ये हमारे देश में अभी तक इसका असर नहीं हुआ। इस पूरे मिडिल ईस्ट संकट के बाद हमारे यहाँ दाम नहीं बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम स्थिरता से बने हुए हैं। इसका कारण है कि अभी कुछ चीज़ों पर हमारी पकड़ है, चाहे रूस से हमें तेल मिल रहा हो, चाहे और किसी अन्य मार्गों से तेल आ रहा हो, या हमारा रिजर्व हो, या 5 प्रदेशों में, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, 5 प्रदेशों में चुनाव भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण ये नहीं बढ़ाए गए हों। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसका निदान कैसे। आज भी पूरे देश में जो चीज़ें हैं कि लगभग 20%, आप लोग पढ़िए इसको, एनालाइज कीजिए कि 20% डीजल पेट्रोल हमारे रोड के जाम में खत्म हो रहे हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज भी आप देहरादून जैसे शहर में, या दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कहीं भी छोटे से छोटे शहर में चले जाइए तो वहाँ एक जाम, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जहाँ से हमारा 20%, मतलब 3,61,000 बिलियन लीटर तेल
हमारा 1 वर्ष में इसमें निकल जाता है। बिल्कुल जब राकेश हम मिश्रा जी, यहाँ पर आपको माफी चाहूंगी, इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जब HNN ने इस पूरी जानकारी का आकलन किया, क्योंकि आज डिबेट का जो पॉइंट है वो यही है कि ईंधन की खपत सबसे ज्यादा तो ट्रैफिक जैम में हो रही है जी। और फिर उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, तो सबसे बड़ी समस्या पहले जाम की है। जाम से निजात मिलेगी तो ईंधन की भी बचत होगी, क्योंकि हमने निकाला है कि अगर उत्तराखंड में, खासकर देहरादून की बात कर लेते हैं, तो 5 लाख गाड़ियां अगर इधर से उधर घूम भी रही हैं, गुजर रही हैं, तो 10 मिनट के भीतर अगर वो ट्रैफिक जैम में 10 मिनट भी रुक रही हैं, तो लगाया जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा लीटर पेट्रोल यूं ही वेस्ट हो रहा है। यूं ही वेस्ट हो रहा है। तो अब कहने का मतलब यह है कि जाम का प्रबंधन, समस्या तो है, समस्या ये विश्व स्तर की बनी है। हाँ। आज जिस युद्ध की मगजमारी या मध्यस्थता पाकिस्तान जैसा आतंकिस्तान देश कर रहा हो, उससे देश को या विश्व को कोई शांति मिलेगी ऐसी उम्मीद करना बेईमानी है, क्योंकि वो तो सऊदी अरब से भी पैसे ले रहा है, वो ईरान से भी पैसे ले रहा है, और अमेरिका जैसे राष्ट्र का तो पिट्ठू है ही है। तो जो स्थितियां पूरे विश्व के सामने इस समय थोपी जा रही हैं, या किसी का ईगो क्लैश करके अगर एक देश को बर्बाद करने की या उसके संसाधनों पे कब्जा करने की नीयत बना रहा है, तो ये संकट का भार तो हम पे पड़ेगा ही। ठीक है, इसको रोका नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है कि इसका विकल्प क्या है। इसका विकल्प है ईवी, इलेक्ट्रिक सेक्टर। चाइना इसलिए आज थोड़ा सा महफूज है क्योंकि उनके यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पहले जोर दिया गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टॉपिक है वो प्रदेश में कितना सटीक बैठता है, ये एक अपने आप में गंभीर बात है, और इस पर मैं आपसे एक डिटेल्ड बातचीत करना चाहती हूँ राकेश मिश्रा जी, और मैं इस पर आऊंगी भी क्योंकि इसमें ज़्यादा समय चाहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक पर हम लोग जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ, और इसी तरीके से राज्य सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, इस पर भी हम बातचीत करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चनार में, और क्वेश्चनार में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीएम की अपील, सीएम का एक्शन और जनता का रिएक्शन। जनता का रिएक्शन इसलिए भी क्योंकि लगातार जनता की तरफ से इस तरीके के बयान के बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सराफा कारोबारी अपने व्यवसाय में गहरा रहे संकट पर भी चिंतित हैं, तो आम जनता का कहना है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपील जनता पर थोपी जा रही है। आज इस पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है, सीधे उन्हीं का ही रुख करते हैं। हमारे साथ खास पैनलिस्ट बने हुए हैं। प्रभा बादूनी जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं इस वक्त, और प्रभा बादूनी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूँ ब्रेक के बाद। प्रभा जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक फैसले हैं या फिर वाकई में ऊर्जा संरक्षण के लिए भी आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं? नहीं, देखिए निशी जी, ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है, और ये जो भी फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, और देखिए मुझे लगता है उसके बाद ये जो हर राज्य के मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनका ये दायित्व बन जाता है कि वो इस दिशा की ओर कदम उठाएं। वैसे तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता है और जिस प्रकार से देश की जनता का उनको प्यार मिलता है, वो जब भी उन्होंने देशवासियों से कुछ भी अपील करी है, तो हम उन चीजों को मानते हैं, और हमें लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो बहुत दूरदर्शी नेता है, और देश के भविष्य के लिए हम सब उसमें हम एक बार सोचना भी पसंद नहीं करते, हम तुरंत वो चीजें मानते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ठोस कदम तभी उठाए जा सकते हैं जब राज्य का जो शासन प्रशासन है कुछ ऐसी चीजें भी करेगा जिसकी वजह से आम आदमी उन चीजों को अपनाएगा और वो दृढ़ता से लागू होंगे। उसी के उसमें हमने देखा है जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में कहा है कि आप जो भी मीटिंग्स हैं उनको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करिए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। बाकी उन्होंने कहा है कि एक वन डे वीक में होगा जो नॉन वीकेंड डे होगा। आप रैलियों में भाषण देने के लिए हजारों लोगों को बुलाते हैं, स्कूल में भी उन्होंने कहा है कि स्कूलों में भी बेनिफिट होगा। और निश्चित जी, हमने देखा है कोरोना काल में तो दिल्ली में तो मैं आपको बताऊं अभी भी बहुत से ऐसे स्कूल है जो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, बच्चे सीख भी रहे हैं,
बस ये है कि हम उनको कितनी गंभीरता से लेते ठीक है। हैं, जहाँ पे अभी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये जब स्कूल भी और हर विभाग इसमें आगे आएगा तो बहुत अच्छा ये कदम है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमें इससे बहुत बेनिफिट होगा। है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उन्होंने बात करी है, तो देखिए ये तो हम पहले से ही बात करते हैं कि पॉल्यूशन फ्री होगा, लेकिन जब इसे कड़ाई से पालन किया जाएगा तो ये सारे कदम सरकार के द्वारा जब इनका कहा गया है कि सब लोगों को ये चीजें, और इसी तरह जो सरकारी विभाग के वाहन है वो कह दिया है कि 50% अब नए जितने भी वाहन लिए जाएंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। तो देखिए ये सारी चीजें तो दर्शा रही है हमें कि ये सारे ठोस कदम है जो ऊर्जा की बचत करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मंत्री हैं या जो भी लोग हैं जिनके हमें देखा है कि प्रोटोकॉल के तहत उनके पास गाड़ियां होती है, सबने कम कर दी है और सब लोग खुशी से ये ठीक है काम कर प्रभा रहे जी, हैं। हम मान किसी लेते प्रकार हैं, का मान कोई लेते हैं, दबाव हम नहीं आपकी है, सारी कुछ इस बातें तरह की मान चीजें लेते नहीं हैं, है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या सरकार को पहले सुविधाएं देने की जरूरत नहीं थी, फिर जाकर अपील की जाती? नहीं, आप ये बताइए ना निशी जी कि इससे पहले जो ये कदम उठाए जा रहे हैं इसमें कौन सी समस्याएं किसी को आ रही हैं? इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि या लोगों ने ये कहा हो कि नहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, या हमारे को देखिए निशी जी, ये भी विपक्ष का तो ये भी प्रश्न है कि इन्होंने देर कर दी। तो देखिए इन लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत कितनी आगे चला गया है कि हमें अभी तक भी इस बात का एहसास नहीं है कि जो विश्व है इतने बड़े युद्ध में धकेला जा चुका है। जहां पहले और देशों में 250-300 रुपए आपको प्रति मालूम नहीं था लीटर कि युद्ध हो रहा है? पेट्रोल हो गया है, लेकिन नहीं, हमारे आपको देश में नहीं, एक विश्व मिनट, की एक मिनट। सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, क्या उसके आपको मालूम बावजूद था कि युद्ध हो रहा अभी है? तक भी पेट्रोल के दाम उतने ही हैं, अभी तक भी गैस की आपको सप्लाई में मालूम नहीं था इतनी कि कोई युद्ध हो किल्लत रहा नहीं है? है, हर घर में गैस जा रही है। तो आप ये देखिए ना, और अगर हम तुरंत ये काम कर देते तो इन्होंने कहना था देखिए इनकी तो ये तो वैसे ही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री अपने आप आप को कह कि रहे हैं हमारी कि अगर हम व्यवस्था है। तुरंत तो बोल मुझे देते लगता हैं है तो कि दिक्कतें इनको पैदा हो इन जाती, बातों क्योस पे- क्रिएट हो जाता। लेकिन प्रभा जी, अभी आज से कुछ समय पहले चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और उस समय जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि पूरे प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट मंडराने वाला है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत है, जगह जगह परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तब आप ही की सरकार के मुख्यमंत्री, आप ही की सरकार के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण बार बार जनता को आश्वस्त कर रहे थे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, संकट मिडिल ईस्ट में चल रहा है, भारत पर नहीं, भारत में पर्याप्त सुविधाएं आप लोगों के लिए है, एलपीजी की बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई किल्लत नहीं है। लेकिन अब जाकर आपका स्टेटमेंट अचानक से चेंज हुआ है। एक तरफ आप जनता को ये आश्वस्त करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं, और कुछ समय बाद आप इलेक्शंस खत्म होने के बाद कह लीजिए या फिर आपके वो चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद आपका स्टेटमेंट बदल गया। तो जनता जरा कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। क्योंकि ये तो काफी समय से मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है ना, काफी समय से मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है, अभी अचानक से तो शुरू नहीं हुआ है। नहीं देखिए निशी जी, देखिए कोई भी देश होता है उसका कुछ अपना स्टोरेज भी होता है कि अगर कभी भी ऐसी आपदा आती है तो उनका अपना भी इसी को तो हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अब अगर कोई देश ऐसी सिचुएशन में हो कि कहीं युद्ध शुरू हो जाए और अचानक हमें अगले ही दिन अपने देशवासियों को बोलना पड़े कि आज ही सिलेंडर बंद कर दो, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा देश है आज वो कितना, अगर हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है तो वो हमने देख लिया है कि पूरे विश्व में इतना बड़ा संकट आ रखा है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद हमारे देश में ऐसा कोई संकट नहीं है। तो ये दर्शाता है कि हमारा भंडारण कितना ज्यादा है, चाहे वो ठीक है, ये चुनौतियां आगे आ सकती है क्योंकि निशी जी ये किसी को ये नहीं पता कि जो युद्ध है वो 2 महीने, किसी को ये नहीं पता था कि 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा। अभी भी इसमें क्या है, हम ये कह सकते हैं कि आशंका बनी हुई है। तो ये आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से पार पाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने के लिए कहा गया है। अगर हमारे घर में भी कोई सिचुएशन होती है तो हम घर को क्या करते हैं, हम अलर्ट रखते हैं कि आप इसको वेस्ट मत करिए। अल्टीमेटली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये इसलिए है कि डोंट वेस्ट द थिंग्स विच वी हैव। ये इसलिए नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, सारी चीजें चल रही है, कहीं पे किसी चीज की मनाही नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है सबसे बड़ा, एक छोटा सा सवाल नकारात्मक प्रभा जी, विपक्ष पर टिप्पणी करने से पहले एक छोटा सा सवाल, विपक्ष पर टिप्पणी करने से पहले एक मेरा छोटा सा सवाल है कि जनता सिर्फ त्याग मांगा जाएगा या फिर सिस्टम भी बदलेगा?
छोटा बिल्कुल सा निशी सवाल। जी, देखिए सिस्टम तो बदल रहा है। आज हमने खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा है, हमने अपने केंद्रीय मंत्रियों को देखा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा है, अपने मंत्रीगणों को देखा है। और देखिए निशी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी आज जब सिर्फ वो 2 गाड़ियों में गए तो देश का कितना प्यार उनको मिला। आज तक किसी प्रधानमंत्री को इतिहास में मिला। लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन कृपया आप अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर ऐसा तो आप उन्होंने हैं, विदेश हमें यात्रा आपकी ना बहुत जाने के लिए भी जरूरत कहा था, है। लेकिन वो विदेश यात्रा गए, जाने वाले हैं। देखिए निशी जी, एक प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा करने में, एक आम आदमी की विदेश यात्रा करने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ठीक जी है। किसी सम्मेलन में जाते, वो कभी पिकनिक के लिए विदेश नहीं गए। राहुल गांधी जी की तरह जिन्होंने 60 विदेश यात्राएं कर ली है, 60 करोड़ का खर्चा हो गया है और आमदनी वो 11 करोड़ ठीक है, दिखाते जवाब ले हैं। लेते हैं उससे प्रभा तो जी, सारा आपको राहुल बहुत गांधी मौका जी दे को दिया। पैसा अब देना अब होगा। इसी पर काउंटर जवाब ले लेते हैं। कहाँ से ये पैसा आ ठीक रहा है, है। आप हमें बताइए ये सब सारी चीजें। लोगों को भड़काने को ठीक है, भड़काओ, ठीक है। और एक जिम्मेदार विपक्ष ठीक की है, भूमिका में आप लोग आओ। पहले आशीष जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ प्रभा जी। आशीष जी जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आपके चैनल पर आए तो उनसे ये एफिडेविट लिखवा लीजिए कि विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सरकार होती है, जो बजट खर्च नहीं, करती है, विपक्ष उस पर हमारा सवाल बहुत पूछा जाता अच्छा है, है, विपक्ष से बहुत सवाल नहीं बढ़िया पूछते। विपक्ष है। एक मिनट सुन लीजिए पहले। ये आपकी जो आदत है ना रोना पीटने की कि विपक्ष ऐसा है, विपक्ष ऐसा है, भाई सरकार कैसी है हम ये पूछ रहे हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री जी की बात को मैं तवज्जो देते हुए एक बात कहूंगा, यदि उन्हें लगता है डीजल और पेट्रोल इन पर कंट्रोल करना है कि इनको कैसे आयात हम इनका कम से कम करें, तो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की छूट पर 50% की छूट मिलती है उनकी कीमत पर, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदते हैं, तो प्रधानमंत्री जी से मैं प्रभा बदूनी जी अगर प्रधानमंत्री जी को फोन करेंगी शाम को तो उन्हें कह दे कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर 50% की छूट जारी कर दीजिए। उत्तराखंड राज्य में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि वो जब गाड़ियां आप खरीदवाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, प्रधानमंत्री जिस ओर जा रहे हैं मैं उसकी तरफ भी जा रहा हूं, तो उनको जब हम बिजली से चार्ज करेंगे तो बिजली का बिल कितना आएगा। तो आप सोलर पावर प्लांट पर जो राज्य की सब्सिडी थी, जरा कल से मुख्यमंत्री जी से कह दीजिए वो जारी कर दे, और कल से जो भी सोलर प्लांट लगेंगे उसमें राज्य की सरकार 50,000 रुपए का सहयोग करेगी। केंद्र सरकार से जो आ रहा है वो लगना शुरू हो जाएगा। सब्सिडी अब तो तीसरी अभी भी बात पर मिलती है आइए। राज्य सरकार अब के द्वारा। तीसरी बात सब्सिडी पर अभी आइए। नहीं मिलती है क्या? बिल्कुल सुन लीजिए पहले, आप तब फोन करिएगा, उन्हें अभी मत किए। आप तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं या प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं उनको बढ़ाने का काम कीजिए। आप राज्य के नौजवान युवाओं को ये कहिए कि विदेशों में सप्लाई करने के लिए चाहे आपको यहाँ का राजमा पैक करके भेजना हो, चाहे यहाँ के जो अच्छे उत्पाद हैं, जो ऑर्गेनिक उत्पाद है उनको पैक करके विदेशों में भेजना हो, या फिर कोई प्रोडक्शन यूनिट लगानी हो जिस सामान को हम विदेश में भेज सकते हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से फाइनेंस करने का काम बीजेपी सरकार कल से करेगी। मैं बीजेपी सरकार का और प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से धन्यवाद भी दूंगा और मेरी पार्टी पूरा सहयोग भी करेगी। ठीक है, आज- लेकिन आज आशीष जी जैसे एक इन्होंने सवाल दो मेरा आपसे गाड़ियां ये है, प्रधानमंत्री की आशीष जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, अगर बात प्रधानमंत्री मोदी की अपील की कर रहे हैं, विपक्ष उसे किस तरीके से ले रहा है उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी उस अपील में किए गए शब्दों को जब ध्यान से देखा जाए और उसके जरिए जो अपील की गई है वो नॉर्मल है, जो कि अपील की जा सकती है, और अगर हम उसकी बचत भी करेंगे तो वो हमारे ही देश के लिए, हमारे ही प्रदेश के लिए अच्छी है, बेनिफिशियल है। कैसे अगर ईंधन की खपत कम होगी तो हमारे पर्यावरण संरक्षण को भी एक, जैसे कहेंगे कि जोड़ा जा सकता है, हमारा पर्यावरण अनुकूल हो सकता है और उससे भी हमारे को बेनिफिट होगा, क्योंकि हम पॉल्यूशन किस तरीके से इतना ज़्यादा AQI हाई चल रहा है उससे भी हमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और हम अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। सोलर प्लांट्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो प्रमोट होंगे और उससे ही हम यूज़ करके एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद लगा सकते हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि फिर आने वाले कुछ सालों में देश की तस्वीर बदल सकती है अगर इसको मिडिल ईस्ट यूथ से ना जोड़ा जाए, तो आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाए? देखिए, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कहा। पर्यावरण की रक्षा के लिए निश्चित रूप से हमें उपाय करने चाहिए। चाहे भाजपा सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए लाखों पेड़ कटवा दे। इन्होंने एक नारा दिया था, इससे पहले आपको ध्यान हो, कि एक पेड़ माँ के नाम। बहुत अच्छी बात थी, देखने में अच्छा लगा। हम सब ने अपनी अपनी माता जी के नाम से एक पेड़ लगाया, लेकिन इन्होंने 10 लाख पेड़ अपने यार अदानी और अंबानी के नाम पर कटवा दिए।
आज कोई भी प्रोजेक्ट चाहे केरल में बन अडानी रहा हो अंबानी चाहे के बिना उत्तराखंड आपकी में कोई बन रहा हो, डिबेट कंप्लीट नहीं होती। सुन लीजिए ना, आपके केरल में कोई प्रोजेक्ट हो, तमिलनाडु में हो या उत्तराखंड में हो, जब एनजीटी उनसे ये पूछता है कि इसके जो पेड़ काटे गए ये कहाँ लगाए हैं, तो एक ही जवाब केंद्र सरकार का हर जवाब में आता है कि जी हरियाणा में लगे हैं। अब हरियाणा में कहाँ लगे हैं मुझे तो दिखाई दिए नहीं, आपको दिख गए हो, प्रभा जी ने देख लिए हो तो बात अलग है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की जो जो भाव भंगिमा है वो एक ठग की तरह से है। 10 दिन पहले वो कह रहे थे कि कोई कमी नहीं है, अब कह रहे हैं कि आपके ही चैनल पर मैंने खुद सबसे पहले ये बात रखी थी कि जो गैस की सप्लाई है वो नहीं मिल रही, उसमें दिक्कत है। 60 रुपए इन्होंने घरेलू एलपीजी में बढ़ा चुके हैं। जब गैस की सप्लाई नहीं थी, अभी तो इजराइल ने ईरान पर एक आध मिसाइल गिराई थी, आपने तुरंत से 60 रुपए बढ़ा दिए थे। आज जो 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर जो हर होटल में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत जनवरी के मुकाबले में 2 गुनी हो चुकी है। तो आप बताइए ना, आप जब खुद राहत देने के लिए तैयार नहीं है तो जनता से जो आप अपील कर रहे हैं वो अपील बेईमानी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेईमानी, देखिए पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है कि मुझे लगता कि हमारे उत्तराखंड में भी कोई इतना अमीर आदमी होगा जो उसे वेस्ट करेगा। वो हर आदमी कोशिश करता है कम से कम लगे, बचत से अधिक हो। दूसरी बात, सोना खरीदने के लिए यहाँ पर आटा जिनको 5 किलो आप सरकार दे रही है, आप सोचते हैं कि वो सोना खरीद पाएंगे? केवल उन लोगों को केवल ये करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसी शादी ब्याह में जाएंगे और वहां कहीं सोने की कोई उपहार देते हुए दिखाई देगा तो भाजपा के लोग उन्हें देशद्रोही कहना शुरू कर देंगे कि भाई आप देशद्रोही, आप सोना खरीद रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो सोने का उत्पाद हो रहा है, आप चाहते हैं कि बाहर से सोना ना आए, तो आप हमारे खरीदने पर रोक क्यों लगा रहे हैं? आप सोने के आयात को बंद कर दीजिए ना। प्रधानमंत्री तो कहते थे कि हम किसी भी बॉर्डर को बंद कर सकते हैं। देखिए निशित तो भाई जी, इनको सोने के बारे में भी ये बहुत कंफ्यूजन है कि सुन लीजिए सोने प्रभा की जी, गोल्ड मुझे ज्वेलरी मालूम के है बारे में बात हो रही आपकी है, बौद्धिक क्षमता सॉलिड कितनी है। गोल्ड के बारे में बात हो रही है। आपको गोल्ड का जो आपकी बौद्धिक क्षमता मेरी मोदी समझ जी में ने आ रही है। अपील करी मैं है, श्रेया जी से आपको कह रहा वही हूँ, समझ में क्या नहीं है, सोने आपको के आयात कॉन्सेप्ट पर ही देश के क्लियर नहीं प्रधानमंत्री है। प्रतिबंध नहीं आप लगा अगर सकते? आभूषण लेंगे तो उससे आप कुछ प्रतिबंध नहीं होने लगाइए वाला ना। है, ठीक जो है। भारत में सोने की उत्पादन हो रहा है उससे हम अपना काम चला लेंगे। हमें अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी ज्वेलरी बनानी है, हम बना लेंगे, तो उत्पादन भारत में होता है। आप सोने के आयात पर प्रतिबंध लगा दीजिए, लगाइए प्रतिबंध, बताइए कब लगाएंगे? ठीक है, एक छोटा सा कमेंट लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद अंकेश जी के पास जाऊंगी। प्रभा जी, छोटा सा एक कमेंट दीजिए पहले। नहीं, देखिए निशि जी, साफ बात है कि जो इनका गोल्ड का कॉन्सेप्ट है वो भी कोई छोटी आपकी ज्वेलरी के लिए नहीं है। ये जो आपका सॉलिड जो आपका ज्वेलरी है उसके लिए कहा जा रहा है। अगर एक आम आदमी का ले लेगा तो उससे ये नहीं कहागा कि आपने आप ज्वेलरी दे दी, उससे इम्पोर्ट कोई बंद बहुत कब बड़ा करेंगे ये वेस्टेज हो बताइए जाएगा। बस। और ये 2 कह लाइन रहे का हैं, सवाल है, इससे और ये फालतू जो बात नहीं बड़े मैं बड़े सुनना चाहता गोल्ड, आपसे। और मैं ये बता रही हूँ कि इम्पोर्ट जो कब ये बंद बड़े बड़े करेंगे आप ये सराफा बताइए। व्यापारी है, उन्होंने खुद ये बात कही है कि निश्चित तौर पर कुछ इम्पोर्ट फर्क बंद पड़ेगा, कब लेकिन इतना करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी की खरीदारी से। लेकिन हाँ, जो छोटी छोटी हमारी बचत होगी एक आम आदमी के द्वारा, एक बड़ी बजट में वो देश को धोखा कन्वर्ट देने हो की जाएगी। तैयारी लेकिन चल रही आपने है। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, वो है आपने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, उससे हम कहते हैं कि फर्क पड़ेगा। प्रभा जी आपने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, और फिर उसके बाद जनता के बीच में भी इसको लेकर काफी आक्रोश है। सराफा कारोबारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक स्टेज से अपील कर दी, लेकिन हमारे कारोबार पर तो संकट डाल दिया। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या कुछ होगा, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। 1 साल तक अगर कोई सोना नहीं लेगा तो उन लोगों का रोजगार कैसे चलेगा? देखिए निशि जी, यही मैं कह रही हूँ कि एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति जो बना रहे हैं ये लोग। साफ बात है कि अगर आप एक आम आदमी के जो गोल्ड का है, ऐसा नहीं कहा है कि आप गोल्ड खरीदने आप कल ही चले जाओ, तो आपको कौन रोक लेगा गोल्ड आप खरीदने से या गोल्ड के एक छोटी इम्पोर्ट ज्वेलरी पर बैन खरीदने लगाने के लिए से। लेकिन जो तैयार है या नहीं? सॉलिड आपका है मैं कहूंगी गोल्ड है, बिल्कुल बिस्किट्स भी हैं, आपके आप कॉइन्स हैं, उन चीजों सवाल का की बात जवाब हो नहीं रही दे है। रहे। या जो सराफा व्यापारी है बाहर से जो ह्यूज अमाउंट में गोल्ड लेते हैं, ये उन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये होता है कि जब आवाहन करते हैं तो जो मैंने बताया जो छोटी छोटी बचत है वही। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे व्यापारी कह रहे हैं। आज कौन लोग है कि जो ये कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई ये कह रहा हो कि ऐसा ही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दी है, ऐसा कहीं से कोई रिव्यू नहीं आ रहा है। हम भी देख रहे हैं निशि जी, सोशल मीडिया पे सब लोग कह रहे हैं कि हमारा देश, हम तो फिर भी इतने भाग्यशाली है कि हमारे को युद्ध का लेकिन ठीक है प्रभा जी, मैं आपके पास आती हूँ, आपके पास आती हूँ। अंकेश जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्या आप मानते हैं कि अभी जो प्रदेश में इस वक्त स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हैं, उत्तराखंड सरकार इस पर एक्शन पे आ जाती है, लेकिन यहाँ जनता के भीतर एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए, और
अगर आप वनडे विदाउट गाड़ी जा रहे हैं अपने दफ्तर या फिर किसी भी काम के लिए, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। तो क्या आपको लगता है देहरादून में पर्याप्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? हमारे पास बसेस अवेलेबल हैं, जिससे कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए तो हम आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, सरकार ने जो है कोई भी स्टेप जो है बिना तैयारी के नहीं उठाना चाहिए। सरकार ने जहाँ तक मुझे लगता है कि मुकम्मल तैयारी नहीं की है किसी भी चीज़ को लेकर की, और अभी तक तो यही देखा हमने पिछले 12 साल में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे पिछले 10 साल से उत्तराखंड की अपनी सरकार हो, दोनों सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो या तो हील हवाली करके उठाए हैं या फिर जो है सडनली कोई स्टेप लिया गया है। और स्टेप ले करके सबसे बड़ी बात जो है इस देश में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी या विफलताएं आप कहें वो ये है, और उस विफलता को कैसे इजीली छुपाते हैं। सबसे बड़ी बात, देशभक्ति का चोला पहना करके आप जो है सामने वाले पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दीजिए, आप देशभक्त हैं या नहीं है, आपकी देशभक्ति। अब जहां आदमी को अपना मुझे अपना वो करना पड़ेगा कि मुझे मैं देशभक्त हूं या नहीं, मुझे अब इस देश में रह करके मुझे ये देना पड़ेगा कि मैं देशभक्त हूं या नहीं। पहले तो प्रश्न चिन्ह ये है ना। आप खरीदी आपने क्या योजना बनाई, सरकार की एक मैनेजमेंट होना चाहिए था कि आपके पास तेल भंडार कितना है, आपके पास सोने की आप बात करें, गोल्ड की आप बात करें, तो इंपोर्ट मत करिए ना, इंपोर्ट आप हटा दीजिए। जो हमारे देश में भी गोल्ड माइंस हैं, लेकिन भले कम यहाँ पे उत्पादन होता है, लेकिन उससे देश चल सकता है। जो ज्वेलरी जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं लोग। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है एनर्जी की आपने बात की, ईवी व्हीकल्स की आपने बात की। देखिए, ईवी व्हीकल्स बढ़ाने के लिए सरकार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो है आपको पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं भी तो करनी पड़ेगी। आज आप हिली एरिया में चले जाइए, कहाँ पे आपने जो है वो लगाए हैं, ईवी पॉइंट्स लगाए हैं। देहरादून की मैं बात करता हूँ, बहुत सीमित जगहों पर ईवी पॉइंट्स लगे हुए हैं। हरिद्वार जैसे जो हमारे शहरी इलाके हैं, जो हमारे जो क्षेत्र हैं शहरी इलाके, इन जगहों पर आप देखिए कितने ईवी पॉइंट्स लगे हैं। और दूसरी बात, देहरादून में आप जाम की स्थिति देखिए, क्या स्थिति बनी हुई है। मुझे बालावाला से यहाँ आपकी स्टूडियो में आने के लिए जो है निश्चित ही कम से कम 45 मिनट लगते हैं, और इस 45 मिनट के दौरान जो है 2 रेलवे फाटक आते हैं। बीच में जो है आपका जोगीवाला मोकमपुर से लेके और रिस्पना तक मुझे जो है आधा घंटा लगता है पूरा आने में, क्योंकि जो पूरा चौक हो जाता है शाम को जो है 7 बजे से 6-7 बजे से और 8-9 बजे तक चौक रहता है पूरा। ये बहुत स्लो ट्रैफिक चलता है इस एरिया में। तो ये सरकार की नाकामियां तो हैं। आप देखिए, एक तरफ आप ड्रामा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम फ्लीट हटाएंगे अपनी। एक कब तक करोगे आप? हम भी तो देख रहे हैं, जनता भी तो देख रही है। जो आपके नेता जो दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से आप रैलियां करवा रहे हैं, जिस प्रकार से आप कार्यक्रम आपके दिख रहे हैं, तो सिर्फ आप पोस्टरों में बयानबाजी कर करके देश या प्रदेश की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। उसके लिए आपको मुकम्मल जो है पहले स्टेप लेने की आवश्यकता है, और खास तौर से सरकार को स्टेप लेने की आवश्यकता है, इसमें उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। ईवी की आप बात करें, पिछले मुझे लगता है कि जहाँ तक 10-12 साल से सरकार के ही अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वो स्वयं इस बात की वकालत करते आए हैं पहले से कि भाई ईवी व्हीकल्स बढ़ाओ, जिससे आज यदि ईवी व्हीकल्स बड़े होते तो देश की मुझे लगता है कि आर्थिकी पर बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। और दूसरी बात जो है, अहम बात जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये काम कम और जो शोर ज्यादा मचाने पर इनका जोर रहता है और इनके प्रचारों पर ज्यादा जोर रहता है। इसलिए आज सरकार जो है प्रदेश की जो 1000 करोड़ की आपने जो बजट अपने उसमें खर्च किया है, और इसी तरह से केंद्र सरकार ने जो है अपने 6450 करोड़ रुपए खर्च कर दिए विज्ञापनों पे 12 साल में। तो ये देखिए ना आप किस प्रकार से धुआंधार प्रचार चल रहा है, और देश की जनता को और प्रदेश की जनता को कोई पता ही नहीं। बिल्कुल, अब तो चुनाव है, 2027 में सब कुछ वर्चुअली होगा, कोई खर्च नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए आप। अंकेश जी, आशीष जी, सब कुछ वर्चुअली होने वाला है। चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो कोई भी संबोधन हो, वर्चुअल माध्यम से करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पहल हमसे होगी तभी जनता तक पहुंचेगी। ठीक है, उम्मीद भी यही लगाई जा रही है प्रभा जी कि अब सब कुछ वर्चुअली होगा। इलेक्शन पूरा प्रोपोगेंडा अब आपका सीधे ऑनलाइन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, राकेश मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी, जो हमारी पहले बातचीत हो रही थी, और उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी खासतौर पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स का विस्तार होना है, पावर पॉइंट्स का विस्तार होना है। उसके लिए क्या सरकार के पास कोई ठोस योजना है? दूसरी चीज ये भी निकल कर आती है कि पहाड़ी राज्यों में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट टिकने वाला है या फिर नहीं टिकने वाला है, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए? भौगोलिक परिस्थितियां चाइना से अच्छी हैं भारत की। चाइना में तो और पहाड़ी क्षेत्र हैं, अगर वहां सफल हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं सफल होगा। ईवी पॉइंट्स में भी ऐसे ईवी व्हीकल्स में भी ऐसे व्हीकल्स हैं जो 4x4 है और चलते हैं।
भारत सरकार को चाहिए कि ईवी सेक्टर को बहुत तेजी से ग्रो करवाए। आने वाले 2030 तक, अभी आप आंकड़ा देखिएगा तो अभी भारत में अगर 100 वाहन खरीदे जाते हैं तो उसमें से 8% या 9 वाहन पूरे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि हमारा जो ईवी सेक्टर पे लोड है वो 8 से 9% है आज की स्थिति में। भारत सरकार, जैसे अभी हमारे अंकेश भाई ने कहा कि नितिन गडकरी जी बहुत जागरूक मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने पहले दिन से ये कहना शुरू किया और एथेनॉल लाने के पीछे का कॉन्सेप्ट भी यही था कि अगर आज एथेनॉल भी भारत में नहीं होता तो शायद 25% जो एथेनॉल डीजल और पेट्रोल में मिक्स किया जाता है जो टोटल स्वदेशी है, भारत में ही जनरेट हो रहा है, तो शायद ये 25% भार हमारा और विदेशों से आता। अब दूसरी बात कि अगर हमारा ईवी सेक्टर मजबूत होता है, हमारे इलेक्ट्रिक वाहन, और इसमें छोटे छोटे उद्योगपतियों के लिए भी, मतलब उद्योग करने वालों के लिए भी बहुत गुंजाइश है। आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। अगर आप उसका मैकेनिज्म देखें तो बहुत जरूरत उसकी भी नहीं है। आप देखिए कि बहुत से छोटे छोटे इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बनाए गए और वो बड़े उद्योगपति घराने से नहीं थे, छोटे छोटे उद्योग में सृजन उनका हो सकता है। तो भारत की जनता धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूक होगी, पेट्रोल के विकल्प, डीजल के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन, क्योंकि भारत में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बैटरी बनाने के संसाधन हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उसके रॉ मटेरियल उपलब्ध हैं, तो इन सब चीजों पे काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब जागरूकता का समय है। दूसरा, जो अभी सैनी साहब सोने की बात कर रहे थे, तो सोना भारत में आयात 80% इसलिए होता है, जो भारत का सोना जो उत्पादन है वो 20% जो टोटल कंज्यूमर का है, और जो बाहर से आयात हो रहा है वो लगभग 80% है। ठीक है। और भारत आज चौथा प्रमुख आयातक बनता जा रहा है, चौथा प्रमुख आयातक सोने के रूप में, और सोना एक बड़ी करेंसी को ले जाता है, बड़ी करेंसी को ले जाता है। तो जरूरत है इस बात के लिए, अगर एक आह्वान किया गया है तो ये भी एक आवश्यक वस्तु है। ठीक है, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन देखिए यहाँ पर इस वक्त जो हालात बन चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाधान के हैं। एक नीति की मांग हो रही है कि एक समाधान खोजा जाए और एक नीति तैयार की जाए, और उसके बाद इस अपील का असर भी जनता के सहयोग के साथ नजर आने वाला है। पहले तो सरकारी तंत्र को मजबूत होना पड़ेगा और एक सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। एक फाइनल कॉमेंट लेना चाहूंगी 10 सेकेंड का, प्रभा बदोनी जी आपसे। काम कर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और जनता से और ने उनका पूरा साथ दे रही है, जनता ने उनको पूरा आश्वस्त किया है, और उसी दिशा में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने भी काम किया है। तो देखिए, चुनौतियां हैं लेकिन हम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। उसके लिए जो भी कदम उठानी है, सरकार ने जो जो कदम उठाने जा रही है, अभी तो शुरुआत है। और ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है उनको देख के इस वजह से आश्चर्य हो रहा है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने संज्ञा दे दी। एक छोटा सा कमेंट आशीष सैनी जी का ले लेते हैं। रुक जाइए प्रभा जी, आशीष सैनी जी से फाइनल कमेंट लेने दीजिए। आशीष सैनी जी का साथ दे, ना कि कटाक्ष करे, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, आशीष सैनी जी, छोटा कमेंट। जब देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रखना लगे, और जब बहस, आपसी बहस में, चर्चा में सरकारी पार्टी केवल विपक्ष को कोसने लगे, तो समझ लीजिए देश की अर्थव्यवस्था और देश की शासन व्यवस्था डूब गई है। आशीष जी सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? नेशनल टेलीविजन पर बोलते तो जाइए। नहीं, इन भ्रष्टाचारियों का, इन झूठ बोलने वालों का कभी सहयोग नहीं करेंगे। पहले दिन ही इन्होंने बोल दिया है, हम यानी कि आप सहयोग नहीं करेंगे। इन भ्रष्टाचारियों के झूठ बोलने के, बरगलाने वालों के कतई खुले साथ मन नहीं से है। आप लोग बोल रहे हैं तो सहयोग की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अंकेश जी, हम इनका बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, ये झूठ बोलते हैं। अंकेश जी 10 सेकंड का छोटा सा फाइनल कमेंट। निशी जी, सरकार को पहले तो जो एहतियातन कदम उठाने की जरूरत थी, जिसमें सरकार जो विफल रही है, और सरकार अपनी नाकामियों को जो है जनता को आगे करके के छुपाना चाहती है, जो कि मुझे लगता है घातक है आने वाले समय में। और जहाँ तक कि अभी 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो उस दौरान भी आप देखोगे चारों धामों में किस प्रकार की बदहाल स्थिति बनी हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार की यदि स्पष्ट नीति होती तो मुझे लगता है कि जो बाहर से आने वाले सारे व्हीकल हैं, क्योंकि आज हम तेल या पेट्रोल जो डीजल बताने की हम बात कर रहे हैं, तो हरिद्वार में होते हैं और वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। लेकिन इस पे भी गहन चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। सरकार सोचे तो चारों धाम यात्राओं पर भी स्पष्ट रूप से इसका वो दिखना चाहिए था। बिल्कुल, व्हीकल परसेंटेज गिरेगा तो फिर ट्रैफिक जैम से भी निजात मिलेगी, और ट्रैफिक जैम पर ही अगर पेट्रोल कम खर्च होगा तो उसके बाद समाधान खोजा जा सकता है। राकेश मिश्रा जी, एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड का। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि जिस वैश्विक संकट को आपदा के रूप में अवसर लेना चाहिए,
और समय के साथ हमें इलेक्ट्रिक सेक्टर पर सब्सिडी लाते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावा पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम होगा और इसके जरिए आखिरकार सरकार क्या कुछ नई रणनीति पर काम करने वाली है, समाधान क्या कुछ खोजा जाएगा, देखने वाला विषय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखने वाला विषय रहता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की अपील और उत्तराखंड में जो असर देखने को मिलेगा वो असर कहां तक पहुंचेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।